निकल पड़े हैं हम देवभूमि हिमाचल में जानने के लिए देव परंपरा के बारे में, इस पावन धरा की दिव्यता के बारे में, सुनने लोगों के किस्से, उनके स्थानीय इतिहास के बारे में और परिचित होने उनके रीति रिवाज और खान पान से। आज कहाँ हैं हम, आप जानेंगे बस अब से कुछ ही देर में। सारे किन्नौर की भांति छितकुल गांव का लोक जीवन जहां देव परंपरा के इर्द गिर्द घूमता है, वहीं लोग अपने को हिंदू मानते हैं पर बौद्ध धर्म का अनुसरण भी करते हैं। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा है कि वो देवी जी को भी मंदिर से बाहर निकाला है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आज का दिन कुछ खास है? सर, आज का दिन ये है, जो हमारे यहाँ मोनेस्ट्री है, बौद्ध मंदिर, यहाँ पे रामनेस बोलते हैं सर ना। अच्छा। उसके लिए मतलब दूर से 9 बौद्धिज्म के जो लामा बोलते हैं वो लेके आए थे सर। वो आज लास्ट क्लोजिंग है और रामनेस है, इसलिए हमारी देवी जी को यहाँ मोनेस्ट्री में लेके आए। आज पूरे गाँव वाले यहाँ पे किन्नौरी, उसमें सॉक्स बोलते हैं, वो जो हमारा गेहूँ का आटे का होता है, वो उससे तोरमा बोलते शायद सर ना। अच्छा। उसको पूरे पहले पूजा करते हैं, उसके पूरे गांव में सभी को बांटते हैं सर। देवी आया वृंदावन से। वृंदावन से? हाँ जी। अच्छा। वृंदावन से आया जी, वृंदावन से होके बद्रीनाथ होके चाइना होके आया जी। अच्छा। 3 जगह चाइना में पानी नहीं था जी, ये देवी ने पानी निकल दिया वहाँ। अच्छा। बिल्कुल सूखादार में जी। तो जब सूखादार में पानी निकल दिया। तो आप इनको देवी जी ही बोलते हैं या कुछ और नाम भी है? देवी जी बोलते हैं जी। देवी जी तो इस गांव की देवी हैं ये? हाँ, मैं देवी का पुजारी भी अभी मैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आज देवी को बाहर निकाला है, क्या वजह इसकी? आज बड़ा दिन है जी, बड़ा दिन। परमाशी बोलते हैं चांद पूरा हो गया आज, उसके लिए यहाँ खड़ा करता। आज चांद पूरा हो गया है जी। अच्छा, चांद पूरा हो गया। हम पूर्णा से बोलते। आज मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया मैंने, अच्छा। व्रत रखा शाम तक। तो ये जो देवी जी हैं आपके गांव के, इनके कोई पति भी हैं, कोई देवता उनको माना जाता है ऐसा? पति कमरू का देवता है जी। कमरू देवता है? हाँ जी। ये कारू देवता है जहाँ पर हाँ। हम जाते हैं। कारू कहाँ से पैदा पता भी नहीं, अभी सिर्फ यहाँ से निकला, पता ही नहीं कहाँ से आया। सनातन नहीं है। अच्छा। मेरा मतलब शिवजी होगा, मैं पहाड़ में शिवजी होता है ना जी, वो है कारू देवता। अच्छा अच्छा। पर ये जो कमरू देवता हैं, उनका संबंध इस गांव के साथ है? हाँ। उनका क्या संबंध है? तो बीबी वो है ना, लेडीज यहाँ है, मालिक वो है कमरू का देवता। अच्छा अच्छा। तो कोई आपका सालाना कोई फंक्शन भी रहता है जिसमें 3 साल में फंक्शन? अच्छा, मिलते हैं 3 साल में? 3 साल में नीचे, 3 साल में ऊपर फंक्शन होता है जी। 5-6 दिन का फंक्शन होता है। ये हमारी देवी माँ जी का जो तस्वीर है वो है सर। यहाँ पे, यहाँ हम जैसे शाम हो जाती है रोज दीवा बत्ती करते हैं और सुबह के टाइम भी सर। अच्छा, तो इसीलिए ये एक पवित्र, ये पूरे घर में, हर घर में, छितकुल में आप जहाँ भी जाओगे माता रानी का आपको तस्वीर दिखेगा। और यहाँ पे फिर हम जैसे बाहर से कोई भी आते हैं उनको एकदम एंट्री नहीं देते। पंथंग है ये आपका? हाँ जी, पंथंग। छितकुल की बोली में बोलो तो आप किमर। किस तरह से बदल रहा है छितकुल गांव, और पर्यटकों के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। जून माह की पूर्णिमा को देवी माँ अपने मंदिर से निकल देवता गुप्तराज जी के साथ बौद्ध मंदिर आती हैं। रवीना जी के साथ आइए हम भी चलें छितकुल बौद्ध मंदिर और जानें कि वहाँ क्या कुछ खास हो रहा है।
तो मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हम बैठे हैं रवीना जी के साथ, और अभी हमने सुना कि किस तरह से पूजा की शुरुआत हुई और ये वाद्य यंत्र रवीना जी बजाए गए बहुत अच्छी तरह से। तो हम ये देख रहे हैं सामने देवी माँ को रखा गया है और साथ कुछ इनके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जो यहाँ की हमारी जो देवी जी है माता रानी है, और जो साथ में है वो हमारे गुप्तराज देवता जी है। अच्छा, ये जो पीले वस्त्रों में हैं, हाँ जी, ये वो देवी गुप्तराज माँ। छोटे वाले देवी हैं? नहीं सर, ये गुप्तराज जी देवता है। छोटे वाले जो हैं ये हाँ देवता जी, हैं, जो ये गुप्तराज हमारी जी। दूसरे वो देवी माँ है हमारी यहाँ की माता रानी, ब्लैक से जो निकले गंगो हैं। वहाँ से आए, क्या वृंदावन से आए हैं। अच्छा, हमारी माता रानी। हाँ जी। तो ये ऊपर काले रंग के जो बाल हैं ये किस चीज़ याक से के बने हैं? याक के बालों के बनते हैं। हाँ जी। अच्छा, और नीचे किस प्रकार की इसकी? लकड़ी का होता है सर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, और ये भी जब वो प्रवेश करते हैं देवी तो बाउंस करता है, उछलता है ये? तो ये जो खाने का सामान रखा है ये क्या कुछ? ये आज जो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको रामनस है, तो यहाँ पे ये चढ़ाया जाता है बौद्ध के उससे, और बाद में ये सब गांव में आपस में बांट देते हैं सर प्रसाद के तौर पर। मतलब इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि देवी माँ यहाँ क्यों आती हैं? और ये पूजा करने के लिए। अम्मा क्या नाम है आपका? लीला भक्ति। लीला भक्ति। लीला भक्ति। लीला भक्ति। हाँ जी। तो आज ये यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? इधर देवी माता ना बुद्धिस्ट का गौतम बुद्ध की वो पूजा कर रहे हैं। अच्छा, देवी माँ पूजा करने आई गौतम बुद्ध। हाँ हाँ जी। तो आप हिंदू हैं कि बौद्ध हैं? हम हिंदू है, बौद्ध का धर्म मानते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। तो आपका जन्म यहीं पे हुआ? हाँ जी, चितकुल हाँ में? जी, हाँ चितकुल में हुआ। यहीं पे सब कुछ? यहाँ शादी शुरू सब यहाँ ही। तो पुराना जमाना कैसा था और अब नया जमाना कैसा पुराना है? जमाना में शादी भी यहाँ करते थे, पैदा भी यहाँ होता। अब तो सब बाहर ही करते हैं शादी शुरू। हाँ जी। तो अब तो बड़े घूमने वाले लोग आ गए मिलने। हाँ बहुत। तो वो आपको अच्छा लगता है कि बुरा बहुत लगता है? अच्छा लगता है इनको। अच्छा। गाँव भी सौरभ की जैसे बोलते हैं। हाँ। तो ये जो खाने का सामान हमने बताया, आपने बताया चिल्टा है एक, चिल्टा है। हाँ जी। और चिल्टा किस चीज़ का बनता है ये? ओगला का और ओगला का। पापड़ा का। फाफड़ा का। हाँ जी। और क्या है साथ में चिल्टे के साथ? ओ पूरिया। पूरियाँ। हाँ जी। अच्छा, और ये जो सत्तू का बना, सत्तू का तोरमा, उसको तोरमा बोलते हैं। ये कितना मुश्किल होता है बनाना? कैसे बनाते हैं नहीं, इसको? उसको एक दफा भूनते हैं ना, फिर हाथ से ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। अच्छा, फिर इसको ऐसे ही प्रसाद लगने के बाद हाँ जी, खा लेते हैं, बांटते हैं, खा लेते हैं। एक वो मक्खन वाली चाय होती थी, नमकीन चाय, है। बनाते हैं अभी भी? हाँ, पिएंगे उसको ऐसे- आप? हाँ हाँ, पिएंगे। तो देखा आपने कि बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट हो रहा है और पारंपरिक तौर से जो खाना बनाया जाता है उसे बनाया जा रहा है। सरीना जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सरीना जी नमस्कार, आप क्या कुछ बना रही हैं यहाँ पे? हमने देखा बहुत व्यस्त थी। हमने आपको बहुत बार कहा आ जाओ, आप आए नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी आप फोन करी सर। हाँ जी, तो क्या बना रहे हैं आप? थुप्पा बनाया था ना जी, थुपका? हाँ जी, उसमें चावल लगा, गरी गरी पीस लगा के लगाया। अच्छा। और वो लस्सी का पनीर बनाया, वो लगाया, तेल लगाया। अच्छा। अगर हो सके तो उसमें चर्बी भी लग सकता, अभी चर्बी नहीं लगाया था। अच्छा। हाँ, तो शाम के टाइम में सब कुछ पूरे गांव वाले आएंगे सर ये थुप्पा खाने के लिए। तो कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? उसको बनाना एक आधा घंटा सर। अच्छा, आधे घंटे में? पर आप तो सुबह से मेहनत कर रहे हैं। नहीं, सो ऐसे बैठे थे। अच्छा अच्छा, क्या मायने हैं आपके लिए? आज का दिन क्यों खास है आपके लिए इतना? हाँ, यहाँ बुद्ध मंदिर में वो देवता जी आए हुए हैं, रमनस बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? रमनस रमस रमस रमनस। ओ देवता जी बुद्ध मंदिर में आके दर्शन करते हैं। तो रवीना जी को आपने प्रधान चुना इस बार, हाँ जी सर। क्यों? इतना क्या कुछ खास है इनके बारे में? ये खास है सर। पढ़े लिखे आगे हैं। पढ़े लिखे हाँ, आगे। गाँव डेवलपमेंट करेंगे, इसलिए थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को। और एक अच्छे खानदान से हैं। हाँ जी। बहुत सारे लोग, सेम खानदान कैसे ठंग चटन खाना। इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये क्या कुछ कोई खास महफिल है? नहीं सर, आज इसी पर्पज से यहाँ पे इकट्ठा हुए जो हमारा रामनस है सर, इसी उससे यहाँ सभी लोग इकट्ठा है, और भी लोग आएंगे जो शाम को ये थुप्पा पीने के लिए सर। जी जी, और ये चितकुल के ही हैं सारे लोग? सब चितकुल के सर। जी, तो आप इनसे कोई बातचीत करें और हम भी सुने कि आप किस तरह से, आपकी जो लीडरशिप है वो किस तरह की है। सर ये हमारी जो चितकुल की बोली में बात करेंगे और बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी सर। जी जी जी, प्लीज़ प्लीज़ आइए। आप सब लोग चितकुल की बोली में बोलो स्वच्छता के बारे में, ठीक है? सब मिलके
तो रवीना जी, क्या कुछ सुनाया इन महिलाओं ने, बहुत सुंदर हमारे लिए गीत भी गाया और कुछ अपनी भावनाएं भी ये लोग प्रकट कर रहे थे, तो आप हमारे लिए बताइए, हमें समझाइए कि क्या बोला इन्होंने। सर जो पहले जो यहाँ जो गाना गाया वो हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो पूरे किन्नौर में गाते सर। अच्छा। वो गाना गाया। क्या और भाव थे उसके? बस जैसे किसी उस पे था, जैसे हमारा हाँ किन्नौर, अच्छा हाँ जी उस पे, हाँ जी उस पे सॉन्ग था। और जैसे ये यहाँ ग्रामवासी बोल रहे हैं, जैसे यहाँ बाहर टूरिस्ट आते हैं, बहुत गंदगी फैला रहे हैं, स्वच्छता पे ध्यान दे, जो भी आप अपने साथ खाते हो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रैपर है उसको अपने बैग में डालो प्रॉपर तरीके से, यहाँ कहीं डस्टबिन में डालो। जैसे हर कहीं फेंकते, कभी ये चलता हुआ पानी उसमें डाल देते हैं। जैसे हमारा इतना शुद्ध वायु कहाँ सर, बाहर जाओगे तो गर्मी इतनी है, यहाँ सब कुछ बिल्कुल स्वच्छ है, हाँ ताज़ा है, हवा पानी सब। तो यही मैसेज देना चाहते हैं, जो भी बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ हमारी स्वच्छता को बनाए रखें। यही इन लोगों का यही कहना है सर। ये हम छितकुल बोली में इन्होंने यही बोला सर। तो रवीना जी, बहुत अच्छा रहा आज आपके साथ ये दिन स्पेंड करना यहाँ पे चितकुल में। और भारतीय सभ्यता परंपरा में नारियों को बहुत सम्मान दिया जाता है और कहा जाता है जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता भी निवास करते हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखा कि मातृशक्ति सारी इकट्ठी हुई है और आपके नेतृत्व में हमें यहाँ पर मौका मिला आपसे इतनी सारी बातें करने का, आपकी कल्चर के बारे में जानने का। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को हमें भी प्राउड फील होता है सर, आपके आने से हमारा कल्चर इतना आगे जाएगा, प्रमोट होगा। जैसे यहाँ के लोगों ने अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनाया ये चीज़ें, और यहाँ की जो महिलाएं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होती है सर। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। कुछ कह रही मैं भी अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ सर। मेरी मैरिज यहाँ हुई, यहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा है। और रही बात यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी हार्ड वर्कर है सर। यहाँ जेंट्स से ज़्यादा महिलाएं काम लेती है, हर काम में महिलाएं आगे आती है सर। हाँ जी, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे रहना, इन सब लोगों के साथ मिलना। और भारत हमारा विविधताओं का देश है। तो आज इस कार्यक्रम में हमने ये देखा है कि किस प्रकार से चितकुल का, किन्नौर का जो समाज है, यहाँ पे मातृपक्ष बहुत ही सबल है, सशक्त है और महिलाएं बहुत मेहनत से आगे बढ़ती हैं और सारे समाज को इकट्ठा करती हैं। गांव के तेते से तो हम मिले, पर देवी माँ के मंदिर जाते जाते हमारी मुलाकात हुई राजगोपाल जी से। राजगोपाल जी, आपको सारा गांव प्यार से मामा जी बोलता है और आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं चितकुल की। तो चितकुल का क्या इतिहास जानते हैं आप? ऐसा है कि राजा के बारे में तो ऐसा है ना जी, पुशेर रियासत में आता था। फिर से किन्नौर का राजा केर सिंह जी हुआ करते थे। तो ये जो किला है ना जी, ये भी पहले बताते हैं कि मतलब 1 मंजिल का होता था। अच्छा। हाँ, तो देवी देवताओं के खान में ये आता है लोहे का किला। लोहे का किला मतलब कैटेगरी बनाया होता है ना जी। और कामरू वाला असली राजा का किला। अच्छा। तो इसका थोड़ा सा ग्रेड कम है। अच्छा। ये किले का ना जी। तो बाकी इधर ऐसा है कि राजा केर सिंह के टाइम पर का हमारे को कहानी ऐसा पता है कि पहले नीचे पानी भरा होता था। अच्छा। जैसा अभी ये 1800 कुछ तक का ये नीचे पुल के साथ में पानी है ना जी, ये पानी ऊपर हमारे खेतों से होता था। अरे। ये आपको मिलेगा पुराना जिसका फोटोग्राफ में। अच्छा। तो केर सिंह के टाइम पर बताते हैं कि हमारे पिताजी वगैरह, दादी जी वगैरह ने बताया था कि भाई हमारे जो बगैटो ख़ानदान है उनको नहीं तो बिना पगड़ी का वो क्या नाम वजीर का वो मिला वाला। अच्छा, आपका खानदान बगैटो खानदान के जी। यहाँ 6 खानदान है। अच्छा। बगैटो है, बसयान है, ठाकुर है। अब ठाकुर लिखते हैं ना, पहले हम ठंगचा ऐसा बोलते थे अपने भाषा में, हमारे को थाना बोलते थे। अच्छा। तो कहते हैं कि पहले वो तिब्बत वाले आके इधर लुटाई करते थे, फिर हमारे लोग जाके उधर से लूट के ले आते थे। फिर अब तिब्बत का राजा का नाम था बोला शत्रुघ्न सेन गंपो। अच्छा। और हमारा राजा था केर सिंह। यहाँ से भी गए वो लोग उधर चढ़ाई करने के लिए फौज लेके, और उधर से वो भी आ गए। अच्छा। बीच में मिले ये जगह वाला, मुझे मालूम नहीं है वैसे। अच्छा। तो बताते हैं कि भाई उन दोनों ने कहा कि भाई अब लड़ाई नहीं करेंगे, क्या नाम ये समझौता करेंगे। तो समझौता में ये हो गया कि भाई कैलाश पर्वत पर जब तक बर्फ़ रहेगा, अच्छा जी, और क्या नाम मानसरोवर में जब तक पानी रहेगा और काला कौवा सफ़ेद नहीं होगा जी, तब तक का हमारा मित्रता रहेगा करके। तो 2 जगह पर तो ऐसा हुआ नहीं। अब काला कौवा सफ़ेद कौवा आ रहा है इधर, वो काक जो है ना जी, तब वो उनका राज भी ख़त्म हो गया, वो सारा टूट गया। इसलिए ये बताते हैं हमारे उसमें।
तो मामा जी वो क्या कहानी थी जो घुटने पे आपको बिना पगड़ी का वजीर का? तो बताते हैं वो ऊपर खड़ बहुत आता है ना जी, खड़। अच्छा। तो खड़ को क्रॉस करने के लिए किसी का हिम्मत नहीं था, तो हमारा जो बुजुर्ग था उसने पता नहीं कैसा रस्सी रुस्सी फेंक दिया, वो पत्थर में अटक गया। फिर आप पत्थर में अटक गया तो फिर उसने टपा दिया अपना इधर के फौज को, केर सिंह के। फिर जब टप गया तो राजा ने बोला इनाम क्या चाहिए, और बेचारा बोले वाला था, वजीर ने बोल दिया भाई यहाँ पर वो सिर में पगड़ी वाला वजीर तो बहुत है, तो बस घुटने पर पगड़ी ले ले इनाम के तौर पर ना जी। तब उसने बस ठीक है जी, घुटने पर पगड़ी लेके वजीर बन गया। मतलब आप एक किस्म से वजीरों के खानदान से हैं। तो अब अगर इधर लिया होता तो हमने वजीर ही बनना था, हमें घुटने पर ले लिया तो आप क्या करना जी। अच्छा, राजा आपके जो हैं रामपुर के राजा आपके राजा हैं? हमारा राजा मतलब रामपुर के ही है जी। तो रामपुर में ही क्यों राजधानी बनी? रामपुर में राजधानी ऐसा बताते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे, पहले राजधानी सरान में ही होता था भाई। फिर राजा राम सिंह ने वो क्या बताते हैं कि दत्तनगर में रात को दीवा जलाया वो, और रामपुर में भी दीवा जलाया पुराने में टेस्ट करने के लिए ना जी, कौन सा जगह अच्छा ये हुआ। फिर ये दत्तनगर वाला तो सवेरे को होते होते बुझ गया, और रामपुर वाला जलता ही रहा जी, इसलिए वो रामपुर शहर राम सिंह के नाम से उधर बसाया बताते हैं। तो एक गद्दी और भी है रामपुर के राजा की, एक और गद्दी भी है आप बता? हाँ जी, वो किन्नौर में है, किले में। अच्छा। हाँ जी। उसकी क्या कहानी? कमरू? हाँ, कामरू किले में तो जो भी राजा होते थे तो उसके ऊपर आके बैठे ना जी, उस गद्दी के ऊपर, तो बताते हैं कि भाई शक्ति होगा तो बैठ सकते हैं, अगर किसी राजा में शक्ति नहीं होना जी तो वो इतना गर्म होता है, बोलते हैं कि वो बैठ नहीं सकता है, ये सब बताते हैं ये बुजुर्ग लोग। ये जो आपकी बोली है ये कहाँ से आई है और इसकी गिनती भी आपको आती है? वो पुराना गिनती, असली गिनती तो नहीं आता है जी हमारे को, एक मेरा सड्डू को पता था, वो मैं सीखा नहीं। बाकी वैसे हमारा छितकुल और रक्षम का बोली है ना जी, ये अलग है दो गांव का। और हमारा बोली जैसा माना गांव के है, वो उसमें काफ़ी मिलता है। फिर एक तिब्बत में है जिनजियांग प्रांत के, वहाँ का बोली और गिनती हमारा बहुत मिलता है जी। मतलब आपके पूर्वज वहाँ कहीं से आए? इस हिसाब से तो बोलते हैं ना जी, हमारा जो बोग्याटो खानदान का वो तो आए उधर से, माणा गांव से। तो क्या नाम, ये बाकी और बसैन आए हुए हैं कहीं रोडो साइड से, ये उत्तरांचल से, ऐसा है जी। तो रवीना जी के साथ चलते चलते हमने प्रसाद भी लिया और बुद्धिस्ट मंदिर में भी देखा क्या कुछ हो रहा है, और जहाँ से वो देवी चल के आई जिस मंदिर में से, और उस मंदिर की तरफ चलते हैं। तो रवीना जी चलें? हाँ जी ये गेट यही है पीछे हमारे। तो ये पुराना सा लग रहा है ना, ऊपर टाइल्स भी काफ़ी पुरानी है। ये हमारा एंट्री गेट है और वहाँ से बाहर का गेट आगे सर, यहाँ से एंट्री होती है ना हमारे गेट। ये कुछ अलग सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारे सामने? ये पुराना सा स्ट्रक्चर लग रहा है। ये जो यहाँ मंदिर में जैसे जैन्स लोग होते हैं, जो यहाँ के कारदार है, जो देवी जी के साथ चलते हैं, वो इसमें बैठते हैं, और जैसे प्रसाद वगैरह जो हमारा यहाँ वाइन होता है, मतलब ड्रिंक, वो वगैरह इसके अंदर बैठ के लेते हैं सर। हाँ जी, हाँ। और यहाँ पे सर्दियों में कुछ कार होता है, वो भी कार मतलब कि बताऊँ तो जैसे सर्दियों में होता है, यहाँ जैसे 8 कि 9 लोग चुने जाते हैं ना, वो सर्दियों में यहीं पे सोते हैं, यहीं पे रहते हैं, अपने घर भी नहीं आते हैं देवी की सेवा के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। तो बड़ा ही अनूठा सा सांस्कृतिक पक्ष है इस मंदिर का, और बहुत ही मान्यता है इसकी। और ये सामने ये क्या है? ये हमारे यहाँ देवी जी दिन को मतलब बैठते हैं, चोरिंग, इसको चोरिंग बोलते हैं, बारात चोरिंग। हाँ जी, बारात चोरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर वो जो पालकी है हाँ जी, पालकी को यहाँ पे रखते हैं। जैसे हमारा फूलों का त्यौहार है ना, फुल्याज, उस टाइम पे भी यहाँ इस जगह पे रखते हैं हमारी देवी जी को, और हम इसके राउंड में डांस करते हैं, जो कायंग बोलते हैं, मेला होता है वो हमारा ना। हाँ जी, वो फुल्याज में होता है, जब भी होता है इसके राउंड लगाते हैं 3-4 चक्कर। अच्छा। देवी जी भी लगाते हैं कभी तो हमारे साथ ना। हाँ और जी, ये क्या है पीछे? मेन मंदिर है ये जहाँ हमारी देवी माँ यहाँ रहते हैं इस मंदिर में ना। अच्छा। हाँ जी। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं देवी माँ के दरबार में, और ये जो पीछे मंदिर है यहीं पे वो देवी माँ रहती हैं, जिनके दर्शन हमने बौद्ध मंदिर में किए। और नारी शक्ति को हम बहुत ही मानते हैं, और ये मानते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवताओं का वही निवास होता है। तो चितकुल की इस धरती पर हम हैं।
छितकुल की इस धरती पर इस वक्त हम हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देवी की कृपा है। और ऐसे ही स्थानों की वजह से जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम देवभूमि हिमाचल को प्रणाम करते हैं। तो आपके साथ हम इस मंदिर में आए और आपने हमें विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह फुलियाच क्या बताया, फुलियाच मेले में यहाँ पे खूब रौनक रहती है, 9 लोग भी रहते हैं और इसके आगे पीछे घूमते हैं। तो हम यही कामना करते हैं देवी माँ से कि आप हम सब पे वो अपनी कृपा बनाए रखें और फिर हमें यहाँ पर बुलाएं आपके उस हम जो फूलों का त्यौहार बोलते हैं सर उसको ना, फुलियाच मेला, उस टाइम पे आप लोग दोबारा विजिट करना है और पूरी तरह से आपकी जो संस्कृति है उसको जान पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। छितकुल से सांगला की तरफ लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है रक्षम गांव। रक्षम और छितकुल की बोली व संस्कृति लगभग एक ही है। बसपा नदी की एक तरफ ऊंचाई पर स्थित है रक्षम गांव, पर नदी पार कर हम पहुंचे वन विभाग के रेस्ट हाउस के इलाके में, जहां हमारी मुलाकात हुई कुछ जाने पहचाने और कुछ नए लोगों से। तो जाने क्यों मुझे पूर्वाभास हो रहा है कि स्थानीय लोगों के अलावा और भी कोई खास व्यक्ति हमें मिलने जा रहे हैं। फिलहाल ये जो ग्लेशियर से आता हुआ ठंडा ठंडा पानी है ये मिलने जा रहा है बसपा नदी को। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आगे बहुत सारे जो लोग हैं पर्यटक, वो तरह तरह के रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ पे कैंपिंग साइट्स हैं और वो लोग यहाँ पर आके आराम से घूम फिर रहे हैं। और अब देखते हैं आगे हमें कौन मिलते हैं, कहाँ से। अरे आप यहाँ कैसे? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे बस हम तो वादियों में घूमने आए थे। भाई यहाँ टोपी शोपी आपने लगा रखी है, बड़ी सुंदर सी टोपी है ना, बहुत खास है। अच्छा किन्नौरी टोपी है और मुझे जो दी गई तो उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से हम देते नहीं हैं आमतौर पे, पर ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। और पर जो ऊपर फूल लगे हैं, हाँ जी, कह रहे हैं ये बहुत दूर से मंडी के प्रदेश से आते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनको इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, पर यहाँ के लोग एक किस्म का स्टेटस सिंबल है। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड बाय दिस देवभूमि हिमाचल और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। और आपने क्या कुछ देखा यहाँ पे? यहाँ काफ़ी कुछ है देखने के लिए। और देखने के लिए तो सबसे पहले तो पहाड़ देख रहे हैं। हाँ, वहाँ पहाड़ पे हैं जो यहाँ के पहाड़ थोड़े से मुझे पता है डिफरेंट से लगे। हर जगह होता है तो एक चोटी होती है, पहाड़ होता है, बट यहाँ पर एक ही पहाड़ पे काफ़ी सारी चोटी हैं, जिगजैग जैसे होते हैं ना। हाँ, श्रिंग तुंग ऐसे बोलते हैं, जिगजैग के फॉर्म में पूरे यहाँ पर पहाड़ बने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी, आपने भी देखा होगा कि ये जो नाला बह रहा है वो जो ग्लेशियर से पिघलते हुए आ रहा है, वो जो पूरे ग्रासलैंड पे है, अद्भुत दृश्य है, बहुत सुंदर है। और सबसे अद्भुत मुझे लगता है जो लोग हैं यहाँ पे, जिनके पास कहानियाँ हैं तिब्बत की, हरसिल की। तो चलिए, यह बात सही कह रहे हैं कि यहाँ पर कहानियाँ तो बहुत हैं लोगों के पास, और यहाँ का इतिहास भी लोगों को उतना नहीं पता है। जो लोग यहाँ घूमने भी आते हैं फिर घूम के बस दृश्य देख के, नज़ारे देख के चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के इतिहास है, यहाँ की अहमियत है, वो कहीं ना कहीं नहीं जान पाते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, मिलके जानने की और कोशिश करते हैं क्या कुछ खास है इस रक्षम गांव में, और इनके जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या कुछ वो करना चाहते हैं। नंगा ना नंगा जाना भगवानो रीति कोलोनी चुआंग कोलोनी चाकल का पतानी। मेरा नाम टिकम सिंह है। मैं ग्राम पंचायत रक्षम का स्थायी निवासी हूँ और मैं वर्ष 2011 से 2015 तक प्रधान रह चुका हूँ। इस गांव का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। तो आप इस गांव के बारे में हमें क्या बता सकते हैं, क्या इतिहास है और इसका नाम रक्षम क्यों पड़ा? इस गांव के बारे में इतिहास तो ज़्यादा मुझे इतना मालूम नहीं है, मगर इस गांव का नाम रक्षम क्यों पड़ा, हम बुज़ुर्गों से हमने ये सुना है कि ये जो बसपा नदी है, जहाँ पुल है, वहाँ पर पहले बड़े बड़े पत्थर होते थे और हमारे भाषा में रक को पत्थर बोलते हैं, थम मीन्स पुल, तो पत्थर का पुल, उसी पत्थरों के ऊपर से लोग इधर उधर क्रॉस करते थे। इस आधार पर रक्षम नाम पड़ा है। तो पुराने ज़माने में आपके जो बुज़ुर्ग थे उनका संबंध
किन के साथ था? क्या तिब्बत वगैरह आना जाना रहता था? व्यापार कैसे रहता था? और कहाँ पर अभी भी आप लोग जाते हैं यात्रा वगैरह पे देवताओं को लेकर? जी सर, पुराने ज़माने में हमने सुना है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग छितकुल से होते हुए आपका नकदुमला से होते तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। आजकल कुछ वर्षों में काफ़ी साल हो गए तो तिब्बत के साथ यहाँ से हमारा व्यापार बंद हो चुका है। और जहाँ तक हमारे स्थानीय देवी देवताओं का सवाल है, छितकुल की माता देवी और रक्षम में भी 2 देवते और एक देवी जी है। देवता श्री शमशेर देव जी, देवी जी भगवती जी और नाग जी। ये अपनी यात्रा समय समय पर कुछ वर्षों बाद जैसे गंगोत्री, बद्रीनाथ आदि स्थानों पर यात्रा के लिए निकलते रहते हैं, जाते रहते हैं। कई बार हम लोग पैदल ट्रैक भी करते हैं छितकुल से, और कई बार हम यानी कि गाड़ियों में भी यात्रा करते हैं। तो छितकुल से आपको जाने के लिए गंगोत्री कितना समय लग जाता है? छितकुल से गंगोत्री पहुंचने में लगभग सर 4 से 5 दिन लग जाता है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जाते हैं, रात्रि ठहराव कम करते हुए जाते हैं। 5 दिन तक हम लोग हरसिल पहुंच जाते हैं। वहां से बाय रोड गंगोत्री, बद्रीनाथ वगैरह जाते हैं, फिर वापसी में उसी रास्ते से पैदल आ जाते हैं। आपकी एक अपनी संस्कृति है, देव संस्कृति है, देवता हैं, देवियां हैं, और आपका जीवन इन्हीं के आगे पीछे घूमता है। जी सर, हम लोग यहीं के लोग अपने देव संस्कृति को बहुत अधिक मान्यता देते हैं और देवी देवताओं को बहुत ही मानते हैं। उनके कहे हुए निर्देशों पर यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही इनके निर्देशों का पालन करते हैं और उसी आधार पर ही हमारा जो भी कल्चर है उसी को मेंटेन रखते हैं और उसी आधार पर हम अपने संस्कृति को चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पर्यटक आने शुरू हुए और देश विदेश में आप लोग इतने मशहूर हो गए, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और कितना अच्छा है और क्या कुछ बुरा है इसमें? ये जो पर्यटकों का सवाल है सर, आजकल कुछ वर्षों में यहाँ हमारे सांगला वैली में पर्यटकों का आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ। स्थानीय लोगों को रोज़गार तो मिल रहा है, अच्छा है, मगर इसके विपरीत इसके नुकसान भी बहुत है। आए दिन हमारे यहाँ पर सड़कों में ट्रैफिक जाम रहता है, घंटों घंटों हमें सड़कों में खड़े ट्रैफिक में समस्या से उलझना पड़ता है। ये जो पर्यावरण है वो भी बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। इसके साथ जो फ़ायदा तो है, मगर इसके भविष्य में हमें लगता है कि उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। आपको कोई गाना आता है रक्षम के बारे में जिसमें रक्षम का वर्णन हो? हमारा एक पुराना गीत है जो ट्रेडिशनली है, हर संस्कृति में कई हर समय गाया नहीं जाता। उस समय खास ओकेशन होता है, साजी मेला, उसी समय ये गाना गाया जाता है देवी देवताओं के लिए। वो मैं सिर्फ 2 लाइन गाना चाहता हूँ सर। सतो शिरई ले बूढ़े शक पांगे ली शतो शिरई जोगले उक्यंग हो ले रूपी टीरसोली जोबले उक्यंग ग्यारू बाबा ले हो ले ग्यारू बाबा ले ली ग्यारू बाबा ले। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें समझाएंगे क्या शब्द क्या ये सर ये होता है जो हमने फुलाश का मेला होता है, तो स्पेशल वहाँ जो पहाड़ों से देवी देवताओं के लिए फूल तोड़ के लाते हैं, उन फूलों को चढ़ाने से पहले लंबे डंडों पर बांध के पहले देवताओं पर चढ़ाने के बाद यही गाना गाया जाता है। इसका विशेष मतलब कि ये पहले पुराने लोग उस स्थान से हम लोग फूल लेके आ रहे हैं, उसको हम गरुबा बोलते हैं। तो इस तरह से ये कल्चर मेंटेन किया गया है कि उसका नाम भी बार बार रिपीट होते रहता है, गरुबा बोले। मेरा नाम सुनीला कुमारी है, मैं ग्राम पंचायत रक्षम की अभी प्रधान हूँ। पहले मैं 2015 में भी प्रधान रही हूँ और 2011 में हमारे भूतपूर्व प्रधान श्री टिकम जी थे। उनके टाइम से ये स्वच्छता के लिए बहुत से काम किया है और हमारे पूरे गाँव में जैसे उप माहौल हमारा खरोगला है, डंगडंगशी में सब जगह टूरिस्टों के लिए और बाहरी मजदूरों के लिए सब शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनाया गया। और स्वच्छता के लिए हमारे गांव में महीने में 2 बार जैसे 2 डेट रखते हैं, गांव वाले सब निकलते हैं और सफाई अभियान चला रहता है। जैसे कि अभी 2-3 सालों से टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है, तो हमारे उप माहौल खरोगला से लेके ये हमारा बीट पड़ता है, ये
मस्तरंग तक वहाँ पे सारा बोर्ड लगा हुआ है गंदगी ना फैलाने के लिए, कूड़ा, और जगह जगह डस्टबिन डाला हुआ है। तो ये प्लास्टिक उसमें डालते हैं, कहीं वो फेंक देते हैं तो फिर हमारे गांव वाले उठा देते हैं। हमारा पूरा कल्चर सांगला और रक्षम में बहुत अच्छा है, पर मुझे अपनी रक्षम में जो हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाया है, जैसे अमीर और गरीब दोनों बराबर, जैसे हमारा एक तो घास कटाई के लिए हमारा आवाज़ डाला जाता है, तो हम गांव में अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही घर से 2 ही सदस्य निकलेंगे। एक हमारे गौशाला के लिए सूतर डालते हैं, जो कायल के पत्तियां डालते, उसमें भी अगर ऐसा ना हो तो अमीर लोग तो 10 लेवल डाल के सारा जंगल कवर करेंगे। इसलिए हमारा ये गरीब और अमीर जो है, एक दिन 2 ही आदमी निकलेंगे। तो हमारे को मेरे मायका सांगला से रक्षम ये नियम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गरीब और अमीर दोनों समान। यहाँ के जो भाषा है वो सांगला वाले नहीं समझ सकते, पर सांगला का जो भाषा है वो रक्षम वाले समझ सकते हैं। हमारा खेती बाड़ी ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हमारा ये ओगला और फपरा का जो खेती करते हैं, वो हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सबसे ज़्यादा पैदावार हमारे रक्षम में है। जैसे कुट्टू का आटा ओगला और फपरा, वैसे फसल तो हमारा यहाँ राजमा, आलू, ये सारा रक्षम में फेमस है। श्री सूरत नेगी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर इनके पास है, इनकी झोली में है। और इसके अलावा ये जो रियासती फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है उसके वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ नेगी साहब? जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना। और ये संयोग की बात है कि हम यहाँ रक्षम गांव में आए थे, तो यहाँ पे मुलाकात हुई, तो एक बहुत बड़ा सा फंक्शन चल रहा था बीजेपी का। क्या है ये फंक्शन, क्या रहा, क्या कार्यशाला थी, इसके बारे में अगर आप हमें संक्षेप में बता सकें तो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जी, तो इसलिए हमारे प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। पहले हमारे यहाँ 5 मंडल है किन्नौर में। अच्छा जी। तो 5 मंडलों के प्रशिक्षण हुए और मंडल स्तर के हुए। तो ये जो है 2 दिवसीय शिविर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026, 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिविर था। पिछले कल शुरू हुआ, आज इसका समापन हुआ है। तो क्या कुछ खास विचार मंथन हुआ इसमें? इसमें किस तरह से लगभग 10 सत्र हुए हैं। 10 सत्र में जहाँ संगठन का इतिहास विकास का है, जहाँ वैचारिक अधिष्ठान, हम कैसे विचार कहाँ से आया, और जहाँ कार्यकर्ता का व्यवहार, कार्यकर्ता का जो है समाज में कैसा व्यवहार रहना चाहिए, संगठन का कार्य पद्धति क्या है, देश के सामने चुनौतियाँ क्या है, और मोदी जी के सरकार की उपलब्धियाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार की असफलताएं क्या क्या है, इन सारे विषयों पर, यानी कार्यकर्ता का संपूर्ण विकास कैसे हो सके, इस दृष्टि से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हम यहाँ पर आए जानने इस प्रदेश के बारे में, किन्नौर के बारे में, और ख़ास तौर पे चितकुल और रक्षम के बारे में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं किन्नौर के बारे में, जिनके बारे में आपसे विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करना चाहेंगे। तो आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि किन्नौर में जो हैं वो सारे के सारे नेगी हैं। ये बात कितनी सही या गलत है? देखिए, क्योंकि किन्नौर एक तिब्बत के साथ लगता हुआ ज़िला है, तो आज तो टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन पहले एक कटा हुआ एरिया रहा। यहाँ दूर दराज का एरिया, कम लोग आते थे, कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी सड़कें ठीक नहीं थी। लेकिन आज टूरिज़्म की दृष्टि से एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन किन्नौर बना है। और उसमें जो नेगी टाइटल है, बेसिकली नेगी कोई जाति या खानदान नहीं है, ये उपाधि है, टाइटल है। और नेगी जो है राजा के द्वारा दिया गया टाइटल है। आप इसमें चैट जीपीटी में जाएंगे, गूगल में जाएंगे, तो भी यही कहेंगे कि जो राजा के समय में जो बड़े बड़े ओहदों में रहते थे, कारकुरुंदे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनको नेगी टाइटल दिया जाता था। और पूरे किन्नौर के अंदर लगभग हर गांव में एक नेगी उपाधि वाला एक परिवार होता था, जो राज्य का, हम ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधि वो होते थे। कई जगह 2-3 भी होते थे। लेकिन आज जो है स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी जी, वो नेगी थे, उपाधि वाले थे। वो किन्नौर के जब विधायक बने, स्पीकर बने, तो उन्होंने एक ऐसा एक पहचान बनाया कि किन्नौरे यानी नेगी। अच्छा। मैं स्वयं की बात करूं तो मैं 1991 में सोलन कॉलेज में जब क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव लड़े, तो मैंने कार्ड छपवाना था, तो मैंने अपना खानदान लिखा माथस।
तो लोगों ने कहा ये क्या है, आप किन्नौर के नहीं हो? बोला किन्नौर के। तो किन्नौर है यानी नेगी हो, आप तो नेगी है। तो पहली बार 91 में मैंने अपने नाम के साथ नेगी जोड़ा। पहले मातस ही लिखता मातस था। का क्या मतलब है? मातस का हमारे देव समाज में मुख्य कारदार होते हैं, उस भूमिका में रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने देवी देवताओं का सेवा किया है, अच्छा, तो वो भूमिका अभी भी है। तो जो नेगी है आज तो हमारी पहचान बन गई है। बेसिकली हमारे किन्नौर का अगर हम बात करेंगे तो कम्युनिटी की बात करेंगे तो कनौरा कम्युनिटी है, कनौरा कम्युनिटी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि किन्नौर से बाहर जाए तो नेगी एक कम्युनिटी बन गया। तो आज जो है किन्नौरा यानी नेगी के नाते पहचाना जाता है, और हमें खुशी है किन्नौरों को कि देव परंपरा की आपने बात की, और हमने देखा है कि यहाँ पर हर गांव में देवी हैं, देवता हैं, और वो सामूहिक जीवन के साथ बहुत करीब से जुड़े हैं। तो राजा किन्नौर के हमेशा क्या रामपुर के ही राजा रहे? ये परंपरा कब से चली और इसका इतिहास क्या है? परंपरा जो है रामपुर के राजा का जो इतिहास है किन्नौर के कामरू गांव से है। अच्छा जी। हमारे यहाँ पहले ठाकरस कहते थे, तो ठाकरस थे ये, और धीरे धीरे एक्सपेंशन होता गया। फिर सरान में इन्होंने अपना रियासत का विस्तार किया, और फिर रामपुर चले गए, और फिर रोडू तक का एरिया आ गया। तो बेसिकली रामपुर के जो राजा है उनका जो असली स्थान है वो तो किन्नौर का कामरू गांव है। अच्छा जी। तो यहीं से उनका हुआ है, और रामपुर के रियासत का पाठ हम रहे, विषय ये नहीं है, किन्नौर के ही राजा थे वो बेसिकली। अच्छा जी। यहाँ से उनका शुरू हुआ है, शुरुआत यहीं से तो है। वो फिर सरान गए, फिर रामपुर हुआ, उसका एरिया का एक्सपेंशन हुआ। तो हम तो ये मानते हैं, हमारी मान्यता किन्नौर की है कि भाई वो किन्नौर के कामरू का उनके वंशज जो है, मतलब एक किस्म से किन्नौरा ही हैं वो भी, आप उनको किन्नौरा मानते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपने बताया हमें कि तिब्बत बिल्कुल साथ है, आपके किन्नौर के साथ है, तो तिब्बत के साथ किस तरह के संबंध रहे हैं पहले? तिब्बत के साथ जो है, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कई लोग कहते थे भाई चिने एक जगह है, कल्पा को चिने लोकल बोली में कहते हैं, तो कहते हैं भाई चाइना का पार्ट होगा कभी। अच्छा। क्योंकि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग बोलते हैं। तो मैं उनको बताता कि 1959 से पहले हिंदुस्तान का कोई भी पार्ट चाइना से टच नहीं करता था, तो तिब्बत के साथ ही करता था। तो बफर स्टेट के रूप में इंडिया और चाइना का जो बफर स्टेट के रूप में तिब्बत रहा है, और हमारे किन्नौर और रामपुर रियासत का जो ट्रेड रहा है, बिजनेस ट्रेड रहा है, वो तिब्बत के साथ रहा है। तो इसलिए हमारे तिब्बत के साथ जो भारत तिब्बत सड़क कहा जाता है अभी भी इसको, भारत चाइना सड़क नहीं है, भारत तिब्बत सड़क है। तो चाइना के साथ हमारे कोई संबंध नहीं रहे हैं, पहले हमारे तिब्बत के साथ रहे हैं, और सांस्कृतिक हो चाहे वो बिजनेस हो, ट्रेड जो है मैक्सिमम हमारा तिब्बत के साथ रहा। आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जन्म किन्नौर में कहाँ पर हुआ, किस प्रकार का गांव है आपका, और किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़े? आपने बताया आप मैं किन्नौर में 3 ब्लॉक्स है, उसमें नीचार ब्लॉक है एक सरकार की दृष्टि से, उसमें बरी गांव है। मैं बरी गांव का रहने वाला हूं, और एक साधारण परिवार का हूं। मेरे पिताजी ग्राम सेवक थे। अच्छा। और सर्विस करते थे, और जिस तरह से मैंने कहा कि भाई हम लोग सब कृषक है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है। पहले चाहे वो गाय पालते हो, चाहे भेड़ बकरी पालते हो, यानी किसान जैसे होते हैं हमारे पहाड़ों में, ज़िम्मेदार का एक जो है उससे हैं। और 10th करने के बाद 5वीं की परीक्षा मैंने बरी से पास किया। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कूल भावनगर से 10वीं की परीक्षा पास करके मैं सोलन कॉलेज चला गया था। वहाँ जिस तरह मैंने कहा कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव +1 में मुझे लड़ाया गया। मैं साइंस स्टूडेंट था। अच्छा जी। और वो क्यों लड़ाया, क्योंकि थोड़ा सा मैं शुरू से अन्याय के विरुद्ध लड़ने का स्वभाव रहा है। तो जो हम बाबानगर से 5-7 लड़के गए, उन्होंने कहा यार सूरत यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, लड़कियों से रैगिंग ले रहे हैं। अच्छा। आपको आवाज़ उठाना चाहिए। तो रैगिंग के विरोध में मैं CR बना, और मैं 5 वोट से जीता। और +2 में फिर लड़ा तो 100% वोट मुझे पड़े थे। बहुत खूब। तो फिर धीरे धीरे विद्यार्थी, मतलब 91 में ही फॉर्म भरने वाले मेरे जो है विद्यार्थी परिषद के लोग थे। तो विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया। फिर लॉ करने के बाद मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता बना। अच्छा। तो मैं पंजाब में रहा, नॉर्थ ईस्ट रहा। तो ऐसे जब फिर वापस आया पूर्णकालिक से, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आ गए, और पिछले 20 साल से
मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जी, एक अपना आपका नाम है, स्थान है समाज में। तो ये जो हमारा चितकुल का और रक्षम का प्रदेश है, ये क्या बाकी किन्नौर से किसी प्रकार से भिन्न है? आप लोग इसको किस नज़र से देखते हैं? कल्चर की दृष्टि से तो देव समाज आधारित ही ये गांव हैं, लेकिन बोली अलग है इनकी। और जहाँ तक हम लोग मतलब समाज और देश समाज को समझने लगे, तब से तो हमें नहीं लगता कि बोली के सिवाय कोई और चीज़ अलग है। जी। तो देव समाज ही है और शादी ब्याह का तरीका भी वही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, ये बताएं, अब हम बात कर रहे थे किस प्रकार पुराने समय में देव परंपरा रहती थी और आप खुद उस परंपरा से जुड़े, तो क्या कभी जो राजा होते थे उनका कुछ संघर्ष भी हो जाता था देव परंपरा से? कभी ऐसा भी हुआ कि देवता कुछ कह रहे हैं और राजा कुछ कह रहा है? वैसे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, और जब हम समाज को माइन्यूटली देखते हैं, किन्नौरी समाज को, तो ध्यान में आता है कि किन्नौर का जो समाज बना है वो पूरा देव समाज आधारित है। जी। पूरा देव समाज आधारित है। उसके आधार पर गांव में ताना बाना सारा रहा है। और बीच का जो कालखंड आया उसमें राजा का प्रभाव बढ़ा। अच्छा। किन्नौर के हमारे गांव से राजा के यहाँ नौकरी करते थे और राजा ने धीरे धीरे उपाधियाँ देना शुरू किया। तो राजशाही जब चला तो जो राजा के पास काम करते थे उनका प्रभाव बढ़ा। और जो किन्नौर की संस्कृति है, किन्नौर का जो समाज है, पूरा देव समाज आधारित है। लेकिन फिर राजतंत्र वाला एक व्यवस्था बनने लग गया। किन्नौर में जो है प्रभाव राजतंत्र वालों का बढ़ने लगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा 1947 के बाद ख़त्म हो गया हो। लेकिन जो परंपराएं किन्नौर में है वही देव समाज की परंपरा है। और हमारे एक अनोखा बात किन्नौर के अंदर ये है कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म का एक अनोखा संगम है और दोनों का सम्मान होता है। बहुत से लोग हमने जिनसे बात की वो कहने लगे कि हम हिंदू हैं मगर बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये एक नई सी चीज़ है आम लोगों के लिए। क्योंकि एक बात हमें देखना है कि बुद्धिज़्म के बारे में यहाँ हमेशा शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। क्योंकि ब्राह्मण यहाँ आए नहीं। अच्छा, ब्राह्मण नहीं आए यहाँ। ब्राह्मण जो है नहीं है, किसी भी गांव में नहीं है। जो देव समाज में पूजा पद्धति करते हैं वो ब्राह्मण कभी रहे होंगे, लेकिन राजपूतों से शादी होगी तो वो परंपरा उस तरह से अलग से ब्राह्मण वाला नहीं है। यानी जीना मरना खुशी में जो कर्म कांड है वो किसी को आता नहीं है, किसी पुजारी को। तो ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण भी आए नहीं। आज जो है सुख दुख में किन्नौर के अंदर लामाजी लोग करते हैं सारा। इसलिए जहाँ देव समाज है, लेकिन जो दुख सुख में कुछ भी है पूजा पाठ वो लामाजी लोग करते हैं। बुद्धिज़्म के आधार पर होता है। जी। तो अब तो बहुत कुछ बदल गया, जैसा आपने बताया, इतने पर्यटक आना शुरू हो गए। तो अब किन्नौर विकास के किस रास्ते पर चल रहा है और आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या संदेश रहेगा आपका? किन्नौरी संस्कृति, किन्नौर के लोग जो है हमेशा ही बहुत ही परिश्रमी रहे हैं। परिश्रम किया, पहले चाहे वो भेड़ पालक थे, चाहे वो आप एक चीज़ किन्नौर में आप अब तो वो बड़े मकान रहे नहीं। यानी आप किन्नौर को डीपली स्टडी करेंगे तो ध्यान में आएगा कि किन्नौर उस तरह से गरीब कभी रहा ही नहीं। अच्छा। बड़े बड़े मकान यहाँ होते थे लकड़ी के, 3-3 4-4 मंजिल के मकान लोगों के होते थे। और शुरू से बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं। और आज जो है उसके बाद हॉर्टिकल्चर के ऊपर बहुत मेहनत किया लोगों ने। पानी अगर पूर्व ब्लॉक में जाएंगे तो पानी ऐसे ऐसे स्थानों से लेकर आए हैं, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। पाइप में लाए और कोई 2-2 3-3 किलोमीटर से लेकर आए हैं। अच्छा। तो बहुत मेहनती कश लोग हैं। और आज जो टूरिज़्म के क्षेत्र में, टूरिज़्म जहाँ हम बैठे हैं, मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है रक्षम जो है। क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ नदी है, पहाड़ है, जंगल है, हरियाली है, सब कुछ है जो एक टूरिस्ट को चाहिए, जिसको हम यूरोपियन कंट्रीज़ कहते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर मैन मेड फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड किए जाए तो वही सुंदरता हमारे यहाँ है। तो किन्नौर में आज टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। चाहे हम युलाकंडा की बात करते हैं, 2018 में मैंने कहा था कि ये युलाकंडा हर घर को रोज़गार देगा। क्या बात है।
जी, और सच उस समय उनको लग रहा था ये तो टूरिस्टों को बुलाना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या होगा, घरों में ये होगा वो होगा। आज जो है पूरा टूरिज्म की संभावनाएं किन्नौर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज तक के लीडरशिप ने यहाँ मैन मेड टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमको रोड करछम से लेके चितकुल तक पूरा बढ़िया चौड़ा बढ़िया चाहिए, टायरिंग वाला चाहिए। यदि आप ये करेंगे तो यहाँ टूरिज्म 10 गुना अपने आप बढ़ने वाला है। कुछ जो नेचुरल ब्यूटी के सिवा कुछ मैन मेड, यानी आप देखिए पार ये छोटा सा पुली बनाया हुआ है, तो ये पुली जो है और अच्छे से हो सकता है, ट्रिम्बल ट्रॉली हो सकता है। कुछ ऐसे छोटे मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर छोटे छोटे ट्रेन उसी एरिया में डल के उसको कनेक्ट दूसरे से करने का ज़रूरत नहीं है, वो मैन मेड वो हो सकते हैं, उसकी कमी है। चाहे वो हमारा कल्पा में टूरिस्ट बहुत आते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे मेजर जो है सांगला वैली हो गया, तो ये 3-4 गांव हैं, चितकुल तक का एरिया है, नाको है हमारे पास। अब जो है भाभा वैली भी एक्सप्लोर होने लग गया है, और युला बहुत एक्सप्लोर हो गया है। वहाँ फैसिलिटीज़ अभी देने की आवश्यकता है, सड़क की बात है और फैसिलिटीज़ देने की बात है। कुछ गाइडलाइंस वहाँ लोगों को तय करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ये मैन मेड टूरिज़्म को बढ़ावा देने की यहाँ ज़रूरत है, और मैं कह सकता हूँ कि ये तो वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन ये रहने वाला है। युलाकंडा के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे, उसका धार्मिक पक्ष क्या है? धार्मिक पक्ष ये है कि वहाँ मंदिर बना है, और हमारे हिमालयन रेंज में जो है ये मान्यता है कि पांडव लोग यहाँ रहे हैं अज्ञातवास के समय में, और यही कारण है कि पॉलिंड्री का भी यहाँ है, बहुपति प्रथा भी है। और ऐसा मानते हैं कि वहाँ शिवजी भगवान कृष्ण भगवान आए पांडवों से मिलने के लिए, और वहाँ आवाज़ लोगों को, जो ख्वाल हमारे भेड़ बकरी वाले होते थे जाते थे, तो उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती थी। अच्छा। तो किसी ने कहा भी ऐसे पांडवों का भी इतिहास है, भगवान कृष्ण यहाँ आए हैं, तो उन्होंने मंदिर स्थापित किया वहाँ। अच्छा जी। मंदिर स्थापित किया, और उसके साथ एक झील है, और उसके कारण क्योंकि वहाँ जो क्षेत्र है वो बहुत ही सुंदर है, तो जहाँ एक कृष्ण भगवान का मंदिर के साथ जो है वो एरिया भी बहुत सुंदर है, और उसके वजह से टूरिज़्म, मैं कहता हूँ कि वो तो बहुत बड़ा टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनेगा आने वाले टाइम। जी, इतना पोटेंशियल है, लोग आ रहे हैं, और इस पोटेंशियल को हमने 2018 में महसूस किया था, और मैंने उसको बहुत पब्लिसिटी किया। लेकिन अभी जो मैन मेड वहाँ सड़क से लेकर और जो फैसिलिटीज़ है वो बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा सेंटर हमारा टूरिज्म का बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, इतना समय आपने हमारे लिए निकाला और इतनी जानकारी आपने दी जो सिर्फ आप ही दे सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किन्नौर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अलौकिक दृश्य, कितना दिव्य झरना, यही तो है महत्ता देवभूमि हिमाचल की। अरे अलौकिक तो है, पर रास्ता देख रहे हैं कितना एडवेंचरस है। अलौकिक भी है, एडवेंचरस है। चलो देखें कि ये हिमालयन ट्रेल है कि देवभूमि हिमालयन ट्रेल है, हिमाचल का एक खास आयाम। सतो शिरई ले बूढ़े शक पांगे ली सतो शिरई। वो देख रहे हो 3 शिखर, वो है मंदिर 3 देव के, और वो देवी का मंदिर है। उधर देख रहे हैं, उधर है नदी, और नदी में होती है कैंपिंग। ये दिव्यता है भाई, वो एडवेंचर है। दिव्यता, एडवेंचर, दिव्यता, एडवेंचर व आत्मीयता की यह यात्रा अभी तो बस शुरू ही हुई है।